हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है ना। तो चलिए भाई फटाफट से लाइव आ जाइए। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और आपको पता है कि हम लोगों ने एलटी ग्रेड का जो 2018 वाला पेपर था उसको डिस्कस किया था, है ना। कल के सेशन में हमने कंप्लीट किया था एलटी ग्रेड 2018 वाला। 120 क्वेश्चन आए थे और 120 क्वेश्चन को हमने 2 सेशन में डिस्कस किया था। आज उसी पेपर पैटर्न पे जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट, और एक तरह से प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। तो चलिए भाई सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइव आ जाएंगे और जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। सेशन को सभी लोग अपने यार दोस्त मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आगे और देखेंगे बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये प्रैक्टिस सेशन आपको एक तरह से आईना दिखाएगा कि अभी वही है ना, आप तैयारी कर रहे हो तो पता चलेगा एटलीस्ट कि कितने पानी में है ना। तो चलिए भाई सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी के। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है आपका, वेगस नर्व इज नंबर। वेगस तंत्रिका का नंबर क्या है पूछा है। आपके नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप बहुत सारी नर्व्स पढ़ते हैं जिनका अलग अलग कनेक्शन होता है। बहुत सारी नर्व्स मतलब आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स अलग होती हैं, सुनने के लिए अलग होती हैं, ठीक है, के लिए अलग होती है। तो ये सारी नर्व्स में आपसे पूछा है वेगस नर्व का नंबर क्या है। आपको पता है, अगर आप जनरली आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की बात करते हो, है ना। ह्यूमन बॉडी में आप ये बताइए कि कितने पेयर नर्व पाई जाती हैं, या नंबर ऑफ नर्व बता दीजिए फटाफट से। पहले कितने नर्व पाई जाती हैं, उसके बाद आपको बताना है कि इन नर्व में जो वेगस नर्व है उसका नंबर क्या है। क्लियर, बताएंगे और सेशन को भाई शेयर कर देंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक। आइए तो देखिए यहाँ पर आपको पता है वेगस नर्व एक ऐसी नर्व होती है आपकी बॉडी में। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो जनरली मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है नर्व। बताएंगे भाई फटाफट से आंसर, कितनी होती हैं तो कहेंगे 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, है ना। अब 12 पेयर में आपको ये अलग अलग देखने को मिलती हैं। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया क्या होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व्स अलग होंगी, ठीक है, आपके विजन के लिए, आईज के लिए अलग होती हैं। उसके अलावा आपके सेंसेशन स्किन से रिलेटेड अलग होंगी। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग टाइप की नर्व्स होती हैं, उनमें से एक नर्व है आपकी वेगस नर्व। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार और पूछा गया है दूसरे तरीके से, ये ध्यान रखेंगे। वैसे तो जितनी भी नर्व्स होती हैं हमारी, वो हमारे पूरे के पूरे स्कल सिस्टम में ही एक तरह से फैली हुई होती हैं, या क्रेनियल में ही फैली हुई होती हैं, जिसको आप कह सकते हो कि हमारे ब्रेन में ही रहती हैं। लेकिन ये वेगस नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो क्रेनियल से निकल के आपके बॉडी में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्रेनियल से निकल कर बॉडी में आने वाली पहली नर्व है आपकी, वो है, इसको कहेंगे तो ये है वेगस नर्व। चलिए भाई गुड मॉर्निंग सभी को, लाइव आ जाइए सब लोग जल्दी से और सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अच्छा, इसका नंबर पूछा है तो नंबर जैसा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, करेक्ट है। ये क्या है, 10 नंबर की नर्व होती है। और ध्यान रखेंगे ये पहली ऐसी नर्व होती है जो क्रेनियल से निकल के, मतलब स्कल वाले रीजन से निकल के बॉडी में आती है। बॉडी में हाथ पैर ये वाला पूरा पोर्शन में यही फैली हुई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेशन को शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिन। एक्टिन क्या है, चलिए बताएंगे एक्टिन क्या है।
एक्टिन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मायोफिलामेंट, बी ऑप्शन मायोसिन, सी ऑप्शन है मसल फाइबर, या फिर मायोफाइब्रिल्स की कैटेगरी में आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। एक्टिन क्या है, किसकी कैटेगरी में आता है? आंसर करेंगे, मायोफिलामेंट है, मायोसिन है, मसल फाइबर है, या फिर मायोफाइब्रिल्स है। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे भाई, आंसर करेंगे। और चलिए सेशन को शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, ठीक है, अपने यार दोस्त मित्रों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए सारे लोग। तो एक्टिन आपको पता है, एक्टिन मायोसिन ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बताएंगे। एक्टिन क्या है? मयंक चौधरी जी बता रहे हैं ऑप्शन ए। चलिए और लोग आंसर करेंगे भाई। तो एक्टिन एक टाइप का मायोफिलामेंट है, एकदम सही बता रहे हैं आप मयंक जी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको पेशी सूत्र कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल इज, C3 चक्र में बना पहला उत्पाद कौन सा है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C3 चक्र में बना पहला उत्पाद कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, पहला है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड, बी ऑप्शन है 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एसिड, या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा ग्लाइसेरिलिक ग्लाइसेरिलिक एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। चलिए बताएंगे यहाँ पर C3 साइकिल में सबसे पहला बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, मयंक जी बताइए। C3 साइकिल आप कहाँ पढ़ते हो, बताइए, C3 साइकिल कहाँ पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन पूछा है आपसे, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। काफी लोग सही आंसर बता रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, आनुवंशिक विचलन केवल होता है, आनुवंशिक विचलन केवल होता है कहां पर देखने को मिलता है, बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉलर पॉपुलेशन में, जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जर पॉपुलेशन में, सी ऑप्शन है मेंडेलियन पॉपुलेशन में, या फिर आइसलैंड पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये कहां पर देखने को मिलता है, चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताइए जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर देखने को मिलता है। चलिए भाई आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, स्मॉल पॉपुलेशन बता रहे हैं, और लोग आंसर करिए कहां पर आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, स्मॉल पॉपुलेशन में, लार्जर पॉपुलेशन में, मेंडेलियन पॉपुलेशन में, या फिर आइसलैंड पॉपुलेशन में, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है स्मॉलर पॉपुलेशन में, जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। आनुवंशिक विचलन बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट्स इन द एब्सेंस ऑफ, चमगादड़ों से पक्षी किस से अभाव में भिन्न है, मतलब चमगादड़ में या पक्षियों में अगर दोनों की तुलना की जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको है कि ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है, कैसे एक दूसरे से अलग देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है होमियोथर्मी की वजह से, होमियोथर्मी मतलब बॉडी के टेम्परेचर के परिवर्तन की वजह से, है ना। बी ऑप्शन है आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट की वजह से, 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है इसकी वजह से, ठीक। सी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया, या फिर डी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। चलिए भाई बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट्स इन द एब्सेंस ऑफ,
पक्षियों में और चमगादड़ में कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है? चलिए भाई बताएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है समतापपा तो नहीं होगा, है ना, होम्योथर्मी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो होम्योथर्मिक वो एनिमल्स होते हैं जिनमें उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। बाहर के वातावरण से उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है। जैसे कि आप बात करते हो बर्ड्स और ह्यूमंस में जनरली, या मैमल्स में बात कर लें, क्लियर है। रेप्टाइल्स में आप देखते हो वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित होता रहता है। बाहर अगर बहुत सर्दी है तो आप देखोगे कि रेप्टाइल्स हैं जनरली आपको सांप, छिपकली, ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया में चले जाते हैं जहां पर इनको इनके अनुकूल, इनके शरीर के अनुकूल वातावरण देखने को मिले। तो ये तो नहीं होगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो कि 4 कक्षीय जो हृदय है वो आपको मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा बर्ड्स में भी होगा, ट्रैकिया दोनों में प्रेजेंस होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर डायाफ्राम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? डायाफ्राम आपको पता है ये करेक्टर है मैमल्स का। क्यों भाई? सही है ना, ये करेक्टर है मैमल्स का। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर बैट्स जो होते हैं, चमगादड़, वो आते हैं मैमल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा, डायाफ्राम, ठीक है। चलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका डायाफ्राम हो जाएगा। मैमल्स का करेक्टर है डायाफ्राम और ये आपको देखने को मिलता है चमगादड़ों में, ना कि बर्ड्स में। ध्यान रखेंगे बर्ड्स में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस? पक्षियों का कल्प किसे कहा मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है? फिशेस का एज किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डेवोनियन कल्प को डेवोनियन पीरियड, बी ऑप्शन आपका कार्बोनिफेरस कल्प, सी ऑप्शन है जुरैसिक एंड डी ऑप्शन है प्लिस्टोसिन। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। मछलियों का उद्भव सबसे ज्यादा कौन से कल्प में हुआ था या कौन से पीरियड में हुआ था? बताइए, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, जुरैसिक पीरियड या फिर प्लिस्टोसिन पीरियड? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा? मछलियों का कल्प किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता है फिशेस का जो सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज्यादा इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिली है वो देखने को मिलता है डेवोनियन पीरियड के अंतराल में। तो इसीलिए डेवोनियन पीरियड को कहा जाता है मछलियों का कल्प या गोल्डन एज ऑफ फिशेस। क्लियर? एज ऑफ फिशेस या गोल्डन एज ऑफ फिशेस के नाम से भी दिया रहता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर ऑफ स्टमक, लिवर एंड लंग्स इज नोन एज? चलिए भाई बताएंगे, ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो, है ना, सेल बायोलॉजी में भी खासकर, और एक और जो ह्यूमन डिसीज वाला पार्ट है उसमें भी आप पढ़ते हो। तो बताएंगे पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? इसको सार्कोमा कहते हैं, बी ऑप्शन है कैरिनोमा कहते हैं, सी ऑप्शन ल्यूकीमिया या फिर माइलोमा कहते हैं। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। कैंसर ऑफ स्टमक, लिवर एंड लंग्स इज नोन एज? किस नाम से इसको जाना जाता है? पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को क्या कहा जाता है? बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सार्कोमा कहेंगे, कार्किनोमा कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं या फिर माइलोमा कहते हैं? बताइए भाई क्या होगा 7 के लिए? बताइए 7 के लिए क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान रखेंगे पेट, जिगर और फेफड़ों से रिलेटेड जो कैंसर होता है या जो कैंसरस सेल्स होती हैं इनको कहा जाता है कर्कट रोग या कार्सिनोमा। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है कर्कट रोग। क्लियर?
ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया क्या होता है? आंसर करिए फटाफट से। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया किसको कहते हैं? चलिए आंसर करिए। ल्यूकीमिया कौन सा कैंसर है? कैंसर का कौन सा टाइप ल्यूकीमिया कहलाता है? बहुत पढ़ा होगा आपने, बताइए। नेट स्लो है बहुत, रिफ्रेश कर लीजिए अपना। नेट स्लो यहाँ नहीं है, आपका मोबाइल में भी, ठीक है। चलिए ब्लड कैंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, सेल साइकिल आप पढ़ते हो है ना, सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल पढ़ते हैं, तो उसमें बताइए जो रेगुलर आप पढ़ते हो जो स्टेजेस होती हैं वो कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया है एस G1 M एंड G2, बी ऑप्शन है G1 S M G2, सी ऑप्शन है G1 S G2 M या फिर G1 S नहीं G1 G2 S एंड M। चलिए बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं, है ना। चलिए भाई बताइए, मयंक जी। बायो ब्लूम, आपका नाम क्या है? आप एक बार नाम बता दीजिए अपना। चलिए बताइए क्या होगा? कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम क्या कहलाएगा? कौन सा क्रम सही होगा यहाँ पर? ठीक है, आइए देखते हैं। तो कोशिका चक्र या सेल साइकिल आप पढ़ते हो 4 स्टेज में होता है ना। 4 स्टेजेस होती हैं इसमें जनरली, और वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? तो शुरुआत करते हैं, वो होती है ग्रोथ 1 फेज, है ना, जिसको G1 फेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है, वो होती है सिंथेटिक फेज। सोनी यादव, ओके, चलिए स्वागत है आपका सोनी जी। नेक्स्ट है G1 हो गया, उसके बाद आती है आपका सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको? सिंथेटिक फेज, एस फेज के नाम से इसको जानते हैं। अगला आपका ग्रोथ 2 कह लीजिए या G2 फेज होता है, और लास्ट में आपका आता है M फेज। ठीक है भाई, तो ये आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा। आप कह सकते हो G1 S G2 एंड M। ठीक, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन आपका जैसा कि दिख रहा है, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, G1 S G2 M। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, इनमें से कौन से फाइलम में निमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं? और मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, इन निमेटोसिस्ट सेल्स की प्रेजेंस की वजह से इनको निडेरियंस कहा जाता है। आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा। पहला ऑप्शन दिया है सिलेंट्रेटा, बी ऑप्शन पोरीफेरा, सी ऑप्शन है निमेंथेलिस या इन्हीं को आप कह सकते हो हेलमेंथीस, ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इकाइनोडर्मेटा। चलिए बताएंगे भाई फटाफट से, निमेटोसिस्ट कहाँ पर देखने को मिलती हैं? इनको दंश कोशिकाएं कहते हैं, और इनकी प्रेजेंस की वजह से ही ये जीव जो होते हैं, इस फाइलम के जीव क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इनमें इनके दंश कोशिकाओं में विशेष प्रकार का, इनके दंश कोशिकाओं में क्या होता है? विशेष प्रकार का एक तरह से टॉक्सिन पाया जाता है, जो प्रे को बेहोश करने के लिए ये लोग यूज करते हैं, है ना। ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना शिकार पकड़ने के लिए क्या करते हैं? ये निमेटोसिस्ट सेल को उससे जो भी प्रे होगा उस पे फेंकेंगे, और उसके बाद इनके सेल्स में थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं टॉक्सिन होता है। उतना टॉक्सिन होता है कि जो भी शिकार है वो बेहोश हो जाए, उसके बाद ये पकड़ के आराम से खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले, हाइड्रा, है ना। हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सिलेंट्रेटा, या इन्हीं को निडेरियंस कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, थोड़ा तबीयत खराब है आज, तो बहुत तेजी से आवाज नहीं निकल रही है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा हो जाएगा। इन्हीं नीडोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक सेल और कह सकते हैं
नीडोब्लास्ट सेल्स भी पाई जाती हैं, और इन्हीं नीडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट की प्रेजेंस की वजह से इनको निडेरियंस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। सिलेंट्रेटा। अच्छा, पोरीफेरा में बता दीजिए भाई, पोरीफेरा में कौन सी स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं? पढ़े हो ना, पोरीफेरा में कौन सी स्पेसिफिक सेल पाई जाती हैं? हाँ, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा माहौल है, सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए, पोरीफेरा के लिए बताइए। तो यहाँ पर आप पढ़ते हो क्वाइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, क्वाइनोसाइट्स आल्सो। और कौन सी सेल्स होती हैं? तो यहाँ पर आप एक और पढ़ते हैं, वैसे जनरली एमीबॉइड सेल्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए जो राइट आंसर है वो है कि कौन सी फाइलम में निमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगा आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु प्रपोज द रिकैपिचुलेशन थियरी किसके द्वारा दी गई थी? पुनरावर्तन का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है लेमार्क के द्वारा, बी ऑप्शन डार्विन के द्वारा, सी ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, या फिर हेकल के द्वारा। चलिए भाई बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पढ़ते हैं ना, पुनरावृत्ति या इसी को रिकैपिचुलेशन थियरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन दिया था पुनरावर्तन या रिकैपिचुलेशन थियरी, किसके द्वारा दी गई थी? बताइए 10th के लिए। तो चलिए, आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीकल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही ये थियरी दी थी। ऑप्शन डी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय। 10% जो एनर्जी एक फूड चेन से दूसरे में जाती है वो किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा अंतरण नियम पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? फर्स्ट ऑप्शन है लिंडमैन ने, बी ऑप्शन टेंसली, सी ऑप्शन एल्टन ने, या फिर ओडम ने। चलिए भाई बताइए क्या होगा राइट आंसर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं, है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कह लीजिए, ठीक है, जनरली इस नाम से जाना जाता है इसको, और ये दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इज द। बताइए मास्टर ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन में पाई जाती है कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है एपिकल ग्लैंड, बी ऑप्शन बर्थोलिन ग्लैंड, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर डी ऑप्शन थायराइड ग्लैंड। चलिए भाई आंसर करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने सभी यार दोस्त मित्रों के पास। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और लोग आंसर करिए भाई, और लोग बताइए। ये तो पता ही होगा, अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड। और दूसरा क्वेश्चन एक और बता दीजिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये भी बता दीजिए, ये किसको कहा जाता है? ठीक, एक तो आपसे पूछा गया है मास्टर ग्लैंड, और दूसरा आप बता दीजिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
चलिए तो आइए देखते हैं क्या होगा। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इज, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है ना। दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और दूसरा जो मैंने पूछा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस, और मास्टर ग्लैंड कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स चिंपैंजी कैरी, चिंपैंजी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या फिर बताइए पेयर में 23, 46, 24 या फिर 48। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, आपसे पेयर में पूछा है, ठीक है। पेयर में पूछा है तो बताइए कितने नंबर ऑफ, सॉरी कितने पेयर में पूछा है, पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं जो चिंपैंजी में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बताइए क्या होगा, 23, 46, 24 या फिर 48। क्या होगा, तो आपको पता है कि चिंपैंजी में ह्यूमन से ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। ह्यूमन में आप पढ़ते हो 23, ह्यूमन में हम पढ़ते हैं 23 जोड़े या 23 पेयर, और ये नंबर आप पूछे तो 46 होते हैं, है ना। 46 इन नंबर। लेकिन अगर यही बात करें आप चिंपैंजी में, तो चिंपैंजी में आप देखते हो ये 24 के पेयर में होते हैं, 24 पेयर होते हैं और नंबर होते हैं 48। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन में 48 भी दिया है आपका और 24 भी दिया है, तो पेयर में आपका पूछा है, तो यहाँ पर पेयर आपका हो जाएगा 24। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेयर में आपका 24, टोटल 48 पाए जाते हैं। ह्यूमन से ज्यादा होते हैं, ह्यूमन में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 23 जोड़े में भी आपको पता है मेल में क्या होता है, एक जोड़ा ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, और वही सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं XY, वही आने वाले चाइल्ड का जो भी लिंग है वो निर्धारण करते हैं, ठीक। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकरेंस ऑफ फ्लड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू एक्सेसिव, उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ आने का कारण क्या है। चलिए बताएंगे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आने का कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्टेशन ऑफ डैम्स, बी ऑप्शन है रेनफॉल, सी ऑप्शन एग्रीकल्चर, या फिर डिफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरिया। चलिए फ्लड का रीजन क्या है नॉर्थ इंडिया में, बताएंगे। उत्तर भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ आने का कारण क्या है, बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बारिश भी होती है, वैसे तो इन जनरली कहते हैं डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा भाई। यहाँ पर जो रीजन है एग्जैक्ट रीजन आप रेनफॉल कहोगे, वर्षा कारण है। क्यों, क्योंकि बारिश होती है और काफी ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। यहाँ की नदियों में पानी एकत्रित होता है और बाढ़ आती है फिर, ठीक है। तो रेनफॉल इसका कारण है, ऑप्शन बी सीधा सीधा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर, चलिए मेढक और खरगोश की खोपड़ी कैसी होती है, डाइकॉन्डाइलिक होती है, मोनोकॉन्डाइलिक होती है, सी ऑप्शन दिया है ट्राइकॉन्डाइलिक या फिर टेट्राकॉन्डाइलिक। बताएंगे फटाफट से। द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट, मेढक और खरगोश की जो खोपड़ी है, स्कल है, वो कैसा होता है। कंडाइलिक का मतलब होता है, कंडाइल आप पढ़ते हो जब आप ब्रेन पढ़ोगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, तो ब्रेन से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को, सॉरी आपके नोटोकार्ड को जोड़ता है, और यहाँ पर आपका एक तरह से ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इन्हीं को कंडाइल कहा जाता है। इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा ऐसा स्कल रखा होता है।
तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें ये कंडाइल 2 इन नंबर होगा, 2 होगा तो डाइकंडाइलिक, सिंगल होगा तो मोनोकंडाइलिक। ठीक है, 2 ही 3, 2 होगा या तो फिर सिंगल होगा, ट्राइकंडाइलिक और टेट्राकंडाइलिक नहीं होता है। तो भाई बताएंगे यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे जो 2 अगर नंबर में है डाइकंडाइलिक है, तो डाइकंडाइलिक वाले जो स्कल वाले जो जनरली ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जो स्कल है उसको 180 डिग्री मूव करा पाएंगे, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे। हमारी भी जो स्कल है वो डाइकंडाइलिक है। हम ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे सीधे सीधे ऐसे खड़े हैं और पीछे देख लें, है ना, पीछे ऐसे घूम के हमारी गर्दन पूरी पूरी नहीं जा सकती है। लेकिन जो मोनोकंडाइलिक स्कल होती है वो पूरी की 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, मतलब कि ऐसे सीधे भी देख सकते हैं और सीधे बॉडी ऐसे खड़ी है और वो गर्दन पूरी ऐसे पीछे घुमा के भी देख लेंगे, है ना। तो वो भी ध्यान रखेंगे। बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स में होता है, जैसे कि उल्लू में आप जनरली पढ़ते हो, है ना, जो आउल होता है उसकी जो स्कल होती है मोनोकंडाइलिक होती है। वो बैठे बैठे अपनी पूरी गर्दन ऐसे घुमा सकता है और ऐसे करके पीछे भी देख सकता है, आगे भी देख सकता है, दाएं बाएं चारों तरफ घुमा सकता है। ठीक है, बट ह्यूमंस में आपको पता है ह्यूमंस में 2 कंडाइल होते हैं और ये डाइकंडाइलिक स्कल में क्या होता है कि सीधे सीधे हम अपनी स्कल को या तो इधर देख सकते हैं एक टाइम पे या तो इधर देख सकते हैं, है ना। तो चलिए बताएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है मेढक और खरगोश के बारे में पूछा। मेढक जो कि आपको पता है ये कैसा एम्फीबियन है, और ये खरगोश का आपको पता है ये मैमल्स की कैटेगरी में आता है। तो बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। चलिए, कैसी होती है, तो इन दोनों में जो स्कल होती है वो डाइकंडाइलिक होती है, ये वाली स्कल ही होती है, 2 कंडाइल ही होते हैं। और ये डाइकंडाइलिक स्कल ऐसी होती है कि इसको 2 साइड ही मूव किया जा सकता है ना, एक ऐसे और ऐसे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेजर अल्फाल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन। इन प्रदेश में कौन सा प्रमुख गरारी कीट नासी जीव कीट है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा अल्फा वीलिक वीविल अल्फा अल्फा वीविल। बी ऑप्शन है अल्फा अल्फा लूपर। सी ऑप्शन है ब्लाइस्टर बीटल और डी ऑप्शन है अल्फा अल्फा बटरफ्लाई। चलिए, इनमें से कौन सा एक ऐसा कीट है जिसका उपयोग एक तरह से किया जा सकता है कीटनाशक के फॉर्म में, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट के रूप में यूज किया जाता है इसका। बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर। कौन सी प्रजाति है, कौन सा एक ऐसा कीट है जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ ओंकोजीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड। ओंकोजीन का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन्फेक्शन कहते हैं, संक्रमण। बी ऑप्शन ट्रांसडक्शन कहेंगे। सी ऑप्शन ट्रांसफेक्शन कहेंगे या फिर इंडक्टेंस कहेंगे, प्रेरक तत्व कहेंगे इसको। चलिए 17 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। सोनी जी क्या होगा राइट आंसर बताइए। द ट्रांसफर ऑफ ओंकोजीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड एज। इन्फेक्शन कहेंगे, ट्रांसडक्शन कहेंगे, ट्रांसफेक्शन कहेंगे या फिर इंडक्टेंस कहेंगे। किस नाम से जाना जाता है इसको। तो ओंकोजीन का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेलेसिनेला डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग। सेलेसिनेला फ्यूनेरिया से कैसे अलग है। कंफर्म नहीं है मैम, क्या कंफर्म नहीं है बेटा। चलिए अच्छा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। सिलेजिनेला फ्यूनेरिया से किस तरह डिफरेंट है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सिलेजिनेला में होता है लेकिन फ्यूनेरिया में नहीं होता है। गुड मॉर्निंग शिव कुमार यादव जी।
चलिए बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मोटाइल स्पर्म्स, बी ऑप्शन है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, सी ऑप्शन है एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, या फिर डी ऑप्शन होगा एंथ्रीडिया। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 18 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग, सिलेजिनेला में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो फ्यूनेरिया में नहीं होता है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मोटाइल स्पर्म्स। अच्छा आप ये बताइए फ्यूनेरिया किसका मेंबर है और सिलेजिनेला किसका मेंबर है, एग्जाम्पल किसके हैं ये। सिलेजिनेला किसका मेंबर है, सिलेजिनेला टेरिडोफाइट है, करेक्ट है, और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट, एकदम करेक्ट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रायोफाइट का कौन सा करेक्टर नहीं होता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं ना। ब्रायोफाइटा में कोई भी वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर प्लांट नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं स्पर्म की बात होती ही नहीं है, गैमेटोफिटिक की भी बात नहीं कह सकते। यहाँ पर आप कह सकते हो क्या होता है, जो आपके टेरिडोफाइट हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, और सिलेजिनेला में आपको वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, जबकि फ्यूनेरिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बताओगे 18th के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा किसके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है, रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में, ड्रायोप्टेरिस में, या फिर स्पायरोगायरा में। चलिए बताएंगे प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, क्या होगा। चलिए भाई बताइए प्रोटोनीमा, ठीक है बताइए क्या होगा। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में देखने को मिलता है, प्रोटोनीमा स्टेज किसके जीवन चक्र में होगा, रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में, ड्रायोप्टेरिस में, या फिर स्पायरोगायरा में। कितने टाइम से, चलिए भाई बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। प्रोटोनीमा जिसको कह सकते हैं किसकी लाइफ साइकिल में होता है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस, या फिर स्पायरोगायरा। 19 के लिए क्या होगा राइट आंसर, आंसर करिए फ्यूनेरिया। क्या होगा राइट आंसर, तो आपको पता है ये होता है ब्रायोफाइट्स में, और ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनीमा आपका देखने को मिलता है फ्यूनेरिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन, स्टोमेटा कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत तगड़ी जुकाम रखी है और नाक से पानी पूरा बह रहा है, देखो टिश्यू पेपर लेके पढ़ा रहे हैं। और ये क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू इसलिए हो रही हैं ताकि आपका आने वाला एग्जाम में प्रिपरेशन जो भी है आपकी अच्छे से हो पाए, है ना, इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग कंटिन्यू आया करिए क्लास में, और जितने भी बच्चे कंटिन्यू क्लासेस करते हैं उनका एक चीज़ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो भी प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन जब आप देखोगे पेपर में तो आपको देख के डर नहीं लगेगा, आपको रहेगा कि भाई ये तो हम रोज कर रहे थे, है ना। चलिए तो बताइए, आइए देखते हैं किन में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। सब मार्च्ड प्लांट में, जीरोफाइट्स में, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में नहीं होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी में नहीं होता है, बताएंगे। स्टोमेटा आर इतना सर दर्द हो रखा है कि पूरी ऐसे आंखें ना, एक तो लाइट पड़ रही है सामने से, आंखें ऐसे लग रहा है पूरा बंद हो जाएंगी, और सर भयंकर दर्द हो रहा है। बट स्टिल हम सोच रहे हैं कि क्लासेस क्यों डिसकंटिन्यू की जाए। चलिए अच्छा बताइए, जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं, है ना। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन, स्टोमेटा कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, सब मार्च्ड प्लांट में, बी ऑप्शन है जीरोफाइट्स में, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में। तो आपको पता है ये देखने को मिलता है कहाँ पर, सब मार्च्ड प्लांट में आपको स्टोमेटा नहीं देखने को मिलता है ना। रेस्ट क्या कर ले, अब क्लासेस शेड्यूल लगी होती हैं तो ये होता है कि चलो क्लासेस ले लेते हैं, वैसे भी घर पे रहेंगे तो भी वही सेम चीज़ है, दवा ले रहे हैं बट अभी
सर्दी जुकाम में एक तो ये ऐसी समस्या है ना कि सर्दी जुकाम बुखार कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, बस चल रहा है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है म्यूसिलेजिनस कैनाल इन साइकस आर फाउंड इन। म्यूसिलेजिनस कैनाल साइकस में कहाँ देखने को मिलती है? पिथ में होती है, केवल बीच वाला पार्ट जो होता है पिथ वहां पर, कॉर्टेक्स एंड पिथ में होता है, वेस्कुलर बंडल में होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी इनमें से सभी में होता है। बताइए म्यूसिलेजिनस कैनाल इन साइकस, साइकस के किस पार्ट में म्यूसिलेजिनस कैनाल देखने को मिलती है? बताइए। तो म्यूसिलेजिनस कैनाल आप कहाँ पर पढ़ते हो साइकस में? ये पढ़ते हैं कॉर्टेक्स और पिथ वाले रीजन में, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलता है? कॉर्टेक्स एंड पिथ में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से थोड़ा क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। चलिए टूनिका कार्पस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। टूनिका कार्पस थियरी किसके द्वारा दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है हैंस्टीन के द्वारा, बी ऑप्शन है स्मिथ के द्वारा, सी ऑप्शन है हेबरलैंड के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये टूनिका कार्पस थियरी बहुत पूछी जाती है, ठीक है। बताइए किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रस्तावित किया था? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? 22 के लिए बताइए। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग भाई, ठीक है। सेशन में जब लोग रहते हैं, आप लोग जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा आता है कि अच्छा चलो बच्चे हैं हमारे साथ। सोचो हमारी तबीयत खराब है, स्टिल हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप इतना नहीं कर सकते कि एटलीस्ट थोड़ा देर बैठ के कंटिन्यू पढ़ सकें, है ना। चलो बताएंगे क्या होगा। टूनिका कार्पस थियरी किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट हार्मोन्स यूज एज एंटी ट्रांसपिरिन इज। पादप हार्मोन जिसे प्रस्वेद रोधी के रूप में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है IAA, बी ऑप्शन GA, सी ऑप्शन है एथिलीन, या फिर ABA। चलिए बताएंगे भाई क्या होगा राइट आंसर, बताइए फटाफट से। 23 के लिए बताइए कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में यूज किया जाता है? तो दैट इज द ABA, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज ड्राइन बाय। यूकैरियोटिक पक्षमाभिका को प्रेरित करता है ATP, प्रोटॉन, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए 24 के लिए आंसर करिए क्या होगा राइट आंसर। 24 यूकैरियोटिक फ्लैजेला किसके द्वारा चलता है? यूकैरियोट्स में फ्लैजेला पाया जाता है और फ्लैजेला मूवमेंट के काम में आता है ना। तो इसमें भाई गति आ रही है तो कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कोई तो सोर्स होगा, तो वो एनर्जी मिलती है इसको ATP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, ATP से एनर्जी मिलती है। 24 के लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिंको बिलोबा इज नॉट नाउ इन endangered species because of its। जिंको बिलोबा अब संकट वाली स्थिति में नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका मेन रीजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिटू कंजर्वेशन, प्राकृतिक संरक्षण हो गया इसका, इस वजह से। बी ऑप्शन है ऑफ साइट कंजर्वेशन, सी ऑप्शन है इन सिथु कंजर्वेशन, जहां पर ये पाया जाता है मूल स्थान पर वही इनको कंजर्वेट करके वही इनका संरक्षण करके रख दिया गया है, या फिर इसका रीजन है क्रायो प्रिजर्वेशन। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। जिंकोबा बिलोबा प्लांट ये अब क्या है इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं आता है, और ये आपको पता है ये एक क्या है जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है ना। जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है, तो यह है अब इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं रहा। इसका रीजन क्या है? क्या है इसका रीजन? क्यों? क्योंकि ये जहां पर उगता है या जहां पर पाया जाता है वहीं पर ही इसका संरक्षण कर दिया जा रहा है, और इसको कहते हैं प्राकृतिक संरक्षण, एक तरह से हो गया इसका, ठीक है।
प्राकृतिक संरक्षण ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सितु कंजर्वेशन हो गया इसका, इसी वजह से ये अब इंडेंजर्ड की स्पीसीज में नहीं आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉर्क स्क्रू से फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर। कॉर्क पेंच के आकार के जीवाणु कौन से होते हैं? कॉर्क पेंच इन सिथु नहीं होगा, एक सिथु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्क स्क्रू शेप के बैक्टीरिया कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बैसिलस या बैसिली, बी ऑप्शन है स्टाक शेप, सी ऑप्शन है स्पाइरो कीटस शेप, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। कॉर्क शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं? इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा स्पाइरो चेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोचेट्स के नाम से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होमोसेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग। होमोसेपियंस का जो विकास है विकसित कब हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्लिस्टोसीन में, बी ऑप्शन प्लायोसीन में, सी ऑप्शन है ओलिगोसीन में, या फिर मायोसीन में। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। होमोसेपियंस की स्पीसीज कब विकसित हुई है? किसके दौरान होमोसेपियंस का विकास हुआ? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो ये विकसित हुए हैं प्लीटोसीन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंटल फॉर्मूला इन एडोलसेंस गर्ल ऑफ एज बिलो 17 ईयर। 17 साल की लड़की का, कोई गर्ल है 17 साल की, उससे छोटी है किशोरा अवस्था में, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2132 अपॉन 2132, बी ऑप्शन है 2123 अपॉन 2123, सी ऑप्शन है 2120 अपॉन 2120, या फिर 2122 अपॉन 2122। चलो भाई, किशोरा अवस्था से पहले का पूछा है, बताइए 28 में बताइए क्या होगा राइट आंसर। किशोरा अवस्था से पहले का पूछा है, जो कि कह सकते हैं 17 साल से छोटी बच्ची है, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? बताइए क्या होगा उसका डेंटल फॉर्मूला। और एक चीज बता दीजिए आप, एडल्ट में कितना होता है पहले ये बता दीजिए, उसके बाद ये बताइए एडल्ट में कितना होता है ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। आंसर करिए फटाफट से। चलो मैं देख रही हूँ। चाइल्ड में बता रहे हैं 2102 अपॉन 2102, एडोलसेंस 2122 अपॉन 2122। ऑप्शन दिख रहा है कहीं? ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है सोनी जी, आगे बताइए। चलिए ये तो नहीं होगा, आगे बताइए। तो एडल्ट में आप बताइए कितना होता है? बताइए एडल्ट में कितना होता है? एडल्ट में 2123, हाँ करेक्ट है। इसमें होता है 2123 अपॉन 2123। अब इसमें दो, ये पहले वाले क्या होते हैं? इंसाइजर, कैनाइंस, प्री मोलर और मोलर पढ़ते हो आप, है ना। ये क्या है? चलो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे देखेंगे। 2123 अपॉन 2123। अब इसमें जैसे कि आपको पता है ये क्या है? इंसाइजर होते हैं, ये कैनाइंस होते हैं, ये प्री मोलर होते हैं और ये मोलर होते हैं, है ना। ऐसे ये भी होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड ये मोलर हो गए। आपको पता है इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये एक जबड़े का पार्ट है ना। ऊपर वाले जबड़े में 8 हो गए, ऊपर वाले जबड़े में 8 हो गए, नीचे वाले जबड़े में 8 हो गए, फिर इधर भी हो गया ऊपर नीचे 8 8 16 और 16 16 32 हो गया, है ना। ये एक साइड के जबड़े का पार्ट है, मतलब कि अगर आप अपर मुंह खोलोगे और अपर साइड में ऊपर का या तो नीचे का, तो ऐसे 4 पार्ट हो जाएंगे आपके। इसके आधार पर आप कह सकते हो इनमें 32 हो जाते हैं। अब आपसे पूछा है कि 17 साल से
कम किशोरावस्था में बताइए। तो 17 साल से कम कोई अगर बच्ची है तो उसका कौन सा ऐसा टीथ है जो नहीं डेवलप हुआ होता है, कौन सा ऐसा टीथ है जो नहीं डेवलप हुआ होता है। तो आप सुनते हो ना, एडल्ट में जब 22-23 साल के होते हैं तो सुनते हैं कि बुद्धि के दांत आ गए। क्यों? क्योंकि बुद्धि तभी डेवलप होती है ना। कहते हैं बुद्धि वाले दांत आ गए। और वो बुद्धि वाले दांत होते कौन से हैं? तो वो होते हैं मोलर, लास्ट वाले जो मोलर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बुद्धि वाले दांत कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि एडोलसेंस में क्या होगा? एडोलसेंस में क्या होगा यहाँ पर? चलिए बताइए भाई। बताइए। ऑप्शन बताइए यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एडोलसेंस में पूछा है, आपने बता दिया किसके लिए? आपने बता दिया। अब टीनेजर्स में बताइए, जो कि टीनेजर्स मतलब 17 साल से जनरली कम होते हैं, उनके लिए क्या होता है? तो जनरली आप देखते हो जो टीनेजर्स होते हैं उनमें क्या है, 2 मोलर डेवलप हो गए होते हैं, तीसरा नहीं डेवलप हुआ होता है। तो इस आधार पर आप 21/22/21/22 कह सकते हो, है ना। 21/22/21/22 कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा दें। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडोलसेंस में जो लास्ट वाला प्री मोलर है, सॉरी लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है वो नहीं होता है। वो जनरली क्या है, 22-23 की एज में निकलता है, जिसको बुद्धि वाला दांत कहते हैं। तो इसमें आप लगा दोगे ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइपेंस इन कॉकरोच इज। कॉकरोच में क्लाइपेंस क्या होते हैं? क्लाइपेंस इन कॉकरोच, कॉकरोच में क्लाइपेंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट ऑफ हेड, बी ऑप्शन है पार्ट ऑफ लेग, सी ऑप्शन है पार्ट ऑफ विंग्स, या फिर पार्ट ऑफ थोरेक्स। चलिए बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर? क्लाइपेंस इन कॉकरोच, क्लाइपेंस कॉकरोच के किस पार्ट का हिस्सा होते हैं? हेड का होते हैं, पैर का होते हैं, विंग मतलब पंख का होते हैं, या फिर थोरेक्स का? किसका पार्ट होता है? क्लाइपेंस, क्लाइपेंस ये पार्ट होता है विंग का, पंख का भाग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा भाई, सोनी जी ऑप्शन सी होगा, पार्ट ऑफ विंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर अकर्स इन। साइटोस्केलेटन संरचनाएं कहाँ पर देखने को मिलती हैं? साइटोस्केलेटन में आप पढ़ते हो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं? यूकैरियोटिक सेल में, फंजाई में, ग्रीन एल्गी में, या फिर ए बी सी मतलब ये तीनों में। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर? साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ पर साइटोस्केलेटन देखने को मिलते हैं? आइए देखते हैं। तो आपको पता है साइटोस्केलेटन मैंने बताया कहाँ पर आपको यूकैरियोट्स में भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, यूकैरियोट्स की जब बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है क्या साइटोस्केलेटन? बताइए। यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, कुछ फंजाई में भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फंगस वैसे में भी आप कह सकते हो कि मैम फंजाई में तो ऐसे नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये देखने को मिलता है। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो मल्टी सेलुलर है, उनमें देखने को मिलता है। ग्रीन एल्गी सेल्स में भी देखने को मिलता है। तो इसमें आप ऑल ऑफ द एबव लगा दीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। लाल सागर का जो लाल कलर है उसमें कौन सी साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से है, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोकोकस, बी ऑप्शन है लिंगियोया, सी ऑप्शन है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिकम एंड डी ऑप्शन नॉस्टॉक। ये तो पढ़ा होगा ना, बहुत बार पढ़ते हैं। लाल समुद्र में लाल रंग के कारण क्या होता है, किस वजह से ये प्रेजेंट होता है। तो लाल रंग जो दिखता है वो प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये एल्गी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है वहां पर कि पूरा का पूरा सागर ऐसे दिखाई देता है जैसे लाल सागर है ना, ब्लड सी के नाम से जाना जाता है इसको। और ये कौन सी साइनोबैक्टीरिया है, बीजीए का मेंबर होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिकम। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया की ये स्पीसीज है जिसकी वजह से जो रेड कलर ऑफ रेड सी है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरिया पर ही क्या होता है, पैरासाइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेलोविब्रियो, बी ऑप्शन है थियोथ्रिक्स, सी ऑप्शन है स्टिरिचिया या फिर बेग्नियोटा। चलो भाई फटाफट से बता दो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, बताइए जल्दी से। सेशन को शेयर भी करते जाइए आप लोग। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अदर बैक्टीरिया पे ही पैरासाइट होता है, बताइए भाई। तो ये होता है वेलोविब्रियो, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर। धरती पर प्रथम निवासित पौधे कौन से हैं। सबसे पहले जो धरती पर आए, मतलब जल से निकलकर कहाँ पर आए, धरती पर आए, वो कौन से पौधे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, सी ऑप्शन जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म्स। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। इनको कहा जाता है प्लांट्स का जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से हैं, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, उभयचर ऑफ पादप जगत, और ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। क्यों, क्योंकि इससे पहले जितने भी पौधे हैं वो कहाँ पर ग्रो कर रहे थे, वो वाटर में ग्रो कर रहे थे। ये पहले प्लांट हैं जो कि कहाँ पर ग्रो हुए, तो वाटर से निकलकर लैंड पर आते हैं और वहां पर ग्रो होते हैं। उसके बाद फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज। थायराइड हार्मोन्स का संग्रह स्वरूप क्या है। थायराइड हार्मोन्स किस फॉर्म में क्या होता है, संग्रह होता है। फर्स्ट ऑप्शन है थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में, बी ऑप्शन है थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, सी ऑप्शन है फ्री थायरोक्सिन या फिर ट्राइडोथायरोक्सिन के फॉर्म में। आइए देखेंगे किस फॉर्म में थायराइड हार्मोन्स का क्या होता है, स्टोरेज होता है। द स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन्स बताइए किस फॉर्म में थायराइड हार्मोन्स का स्टोरेज होता है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो 34 के लिए आपका हो जाएगा थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में इसका स्टोरेज होता है। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। चलिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज। एटीपी का एक अणु देने वाली ऊर्जा का दर क्या है। 7.3 किलो कैलोरी,
बी ऑप्शन है 7600 किलो कैलोरी, ये कैलोरी लिखा है ना, ठीक है, सेल नहीं है, कैलोरी हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है 721 किलो कैलोरी या फिर 1000 किलो कैलोरी। चलो भाई फटाफट से बता दो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज, एक एटीपी के मॉलिक्यूल से जो एनर्जी दी जाती है वो कितनी होती है या कितना प्राप्त होता है। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 7.3 किलो कैलोरी ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस वाइटलिस अकर्स व्हेन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये एक टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आरएच फैक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। और ये होता कब है बताइए। आरएच मदर है और आरएच फादर है, आरएच की वजह से होता है, आरएच मदर प्लस आरएच फादर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। इरिथ्रोब्लास्टोसिस वाइटलिस नाम की डिसीज ये आने वाले बच्चे में होती है और ये होता है मदर की वजह से। ठीक है, तो आरएच अगर मदर क्या है, आरएच पॉजिटिव है तो ये देखने को मिलेगा, और आरएच फादर भी होगा तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 के लिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से निकलती है। टोनोप्लास्ट, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है इरिसोसोम या फिर ईसाइड्स ऑफ गोल्गी बॉडीज, कहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है बताइए फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, और जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, नाभिकीय झिल्ली का जो स्रोत है वो क्या है। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं आप, है ना। बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो भैया ये कहाँ से होती है, ये निकलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो क्या करता है, बनाता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आगे चलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का निर्माण कौन करता है, तो ये करता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल विच रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाला रसायन इनमें से कौन है। पीएमयू, पीकेयू, आईएए या फिर डीसीएमयू। चलो भाई बता दो फटाफट से। केमिकल जो कि रिड्यूस कर सकता है ट्रांसपिरेशन की दर को, तो ये केमिकल कौन सा है बताइए। ये है IAA, पढ़ते हो आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडीज, टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडीज के लिए कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है जो सही है। पहला दिया है 2n-2, बी ऑप्शन 2n+2, 2n-1 या फिर 2n2+, 2n यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। 2n ये लिखा है सही ऑप्शन, 2n-2+2। चलो भाई बता दो फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 39 के लिए आंसर कर दीजिए। ये पूछा है आपसे टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडी के बारे में पूछा है, टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडी। तो ये किसकी वजह से होता है बताइए, किसकी वजह से होता है। तो जब क्रोमोसोमल नंबर में, मतलब कि अगर 2n नंबर हैं और उसमें 2 और आके ऐड हो जाएं तो इसको कहेंगे। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आउट ऑफ 64 पॉसिबल कोडॉन्स, हाउ मेनी कोडॉन फॉर अमीनो एसिड। जो आप पढ़ते हो जनरली 64 क्या होते हैं, पॉसिबल कोडॉन्स होते हैं। अब इनमें आपको बताना है कि एमिनो एसिड्स में कितने कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, 59, 61, 60 या फिर 63।
चलिए भाई बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से आंसर कर दीजिए, मैं भी चलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। इतना कि लाइट फेस नहीं की जा रही है ना, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। चलिए बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 64 में से कितने कोडॉन हैं जो आपको जनरली अमीनो एसिड में देखने को मिलते हैं? 59 होगा, 61 होगा, 60 होगा या फिर 63 होगा? तो आइए यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 61। ऑप्शन ए आपका, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा सोनी जी, ठीक। तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रखा है ना। और नाक का देख लीजिए, टिश्यू लेके क्लास ले रहे हैं क्योंकि ऐसा हाल है कि नाक से पानी दोनों गंगा यमुना निकल रहे हैं कंटिन्यू, है ना। तो थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है फिलहाल, अभी और भी क्लासेस हैं बट ठीक है, आज आपकी क्लास में इतने ही। वैसे हम लोग 60 क्वेश्चन करते हैं लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल इसी टाइम पे आपका 11 बजे से ही क्लास रहेगी, ठीक है, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। बट कोशिश करेंगे कि आ जाएं आप लोग का साथ रहता है तो अच्छा भी लगता है ना। जैसे अभी ये सोनी जी हैं, कंटिन्यू क्लास में रहती हैं, अच्छा लगता है देख के। हाँ चलिए, बाकी आपके लिए एक सूचना है, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा यूपी टेट 2026 के लिए बहुत अच्छे ही शिक्षकों के माध्यम से आपका बैच चल रहा है, संघर्ष बैच के नाम से, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि यूपी टेट आपको पता है बहुत टाइम के बाद हो रहा है, और यूपी टेट की तैयारी को बेहतरीन ढंग से करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जा रहे हैं। वैसे तो फीस यहाँ पर आपकी 5500 है, लेकिन हम लोग अभी चूंकि स्टार्ट ही हुआ है बैच, तो आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिल्कुल आइए और चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट भी आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी हमारी क्लासेस तो चलती ही रहेंगी, ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए आपका कंटिन्यू बैच चलता ही रहेगा। हम इस सीरीज में अपने क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज चीज़ें भी कवर करेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम आएगा। अभी आपको पता है कि एलटी ग्रेड और जीएसई दोनों की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई हैं आपके लिए, तो मौका अच्छा है। तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से करके और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका ये मेहनत रंग लाएगी, है ना। और जिस दिन आपका एक किसी पीडीएफ में फिर वो नाम दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, तो उस खुशी ही अलग होगी। ये सारा दुख दर्द जितने भी अभी आप तैयारी में देख रहे हो, है ना, जितना भी लग रहा है कि यार बड़ा संघर्ष है, वो सारा संघर्ष आपका एक दिन वसूल हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। उसके अलावा हमारे यहाँ आपको और कौन कौन से बैच मिल जाएंगे अगर बात करें तो यहाँ पर अब ये संघर्ष बैच में आपका दोनों चल रहा है, प्री भी चल रहा है, जिसको प्री करना है वो प्री ले सकता है, जिसको मेंस वाला मेन वाला मतलब 6 to 8 वाला वो भी जूनियर लेवल का वो भी चल रहा है। अलग अलग भी हैं और एक साथ भी हैं, अलग अलग इनकी फीस 5500 है, लेकिन फिर भी आप अभी फ़िलहाल आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक साथ की 7500 है, लेकिन वो भी अभी आपके लिए एकदम निःशुल्क दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन करिए। उसके अलावा हमारा आपका ये ऐप मिल जाएगा द स्मार्ट विजन क्लासेस के नाम से। आपको प्ले स्टोर पर जाइए, इसको सर्च करिए और डाउनलोड करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उसके अलावा आपको हमारे और भी कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। द स्मार्ट विजन क्लासेस के साथ आप जुड़ेंगे तो आपकी सारी की सारी तैयारी हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने के लिए जुड़े हैं। इसमें आपको टीजीटी पीजीटी, इसमें आपके लिए टीजीटी वो भी सब्जेक्ट वाइज, सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वेल एजुकेटेड टीचर मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर सारे के सारे लोग उपस्थित होंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के लिए मैं करवा रही हूँ, और भी टीचर हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट को करवा रहे हैं, ठीक है। जीआईसी के लिए, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए, उसके अलावा जो भी आपके सेंट्रल वाले एग्जाम होते हैं, राजकीय स्तर पर जो एग्जाम होते हैं, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एस्टेट हो गया, DSSS इसका बैच भी आने वाला है, मे बी दिवाली के बाद आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। उसके अलावा आप एस्टेट का जो पेपर है, एस्टेट भी आपको बहुत ही जल्द बैच देखने को मिलेगा। ठीक, बिहार एस्टेट जो आप जनरली पढ़ते हो उसमें सारे के सारे अनुभवी टीचरों को लाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। बीपीएससी के लिए केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस सभी के बैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये रहा आज के लिए आपकी क्लास और आपकी सूचना। बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।